हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। आज हम करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर कंप्लीट चैप्टर को आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल कैसे बनता है? जब आप किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, OH नेगेटिव लगा दो, तो ये ROH बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक अल्कोहल बन जाता है। और इसी तरह अगर आप किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकालकर OH लगा दो तो आपको एरोमेटिक अल्कोहल मिल जाएगा, जिसका एक एग्जांपल है फिनॉल, मैंने यहाँ लिख दिया है। और एलिफेटिक अल्कोहल कार्बन चेन के साथ OH जुड़ा हुआ है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इथाइल अल्कोहल को। अब ये जो अल्कोहल होते हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप पे हम इनको क्या क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। अगर एक OH प्रेजेंट है तो हम मोनोहाइड्रिक कहते हैं, 2 OH प्रेजेंट है तो डाईहाइड्रिक, और 3 OH अगर प्रेजेंट है तो ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। ये मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल मैंने लिखा, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। एक OH प्रेजेंट है तो दीज आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये जो अल्कोहल लिखा हुआ है ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है एंड इट इज अ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ये जो फॉर्मूला होता है ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, सोप बनाने में हम यूज करते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा है, एंड इट इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल? बिकॉज देयर इज 3 OH ग्रुप प्रेजेंट इन फॉर्मूला। एरोमेटिक अल्कोहल में ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है फिनॉल। अगर 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4 इनमें से किसी भी पोजीशन पर 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं उनको हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, और दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहीं पे एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो अल्कोहल होता है उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आप जानते हैं, आपने हेलो एल्केन्स में भी पढ़ा है। क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल? अगर ये OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ, इस कार्बन को मैं अल्फा कार्बन कह रही हूँ, अल्फा कार्बन अगर एक तरफ से, मतलब उस अल्फा कार्बन पर केवल कोई एक कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है, साथ में एक कार्बन प्रेजेंट है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। और अगर इसी अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 2 कार्बन वाले ग्रुप प्रेजेंट है तो वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। अगर इसी अल्फा कार्बन पर 3 कार्बन वाले ग्रुप प्रेजेंट हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, साइड चेन प्रेजेंट है कार्बन वाली, तो इसको हम 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। तो आप क्लासिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन हमें अल्कोहल में देखने के लिए मिलता है sp3 एंड sp2। देखते हैं जो नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल होता है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन चेक किसका करना है? अल्फा कार्बन का चेक करना है आपको। OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को हम यहाँ चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो OH है इस कार्बन से जुड़ा है जिसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, और अगर इस अल्फा कार्बन की बात करूँ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, है ना, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 4 सिग्मा बॉन्ड जो शो करते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये एक एलाइलिक अल्कोहल मैंने लिखा है, एलाइलिक हैलाइड भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एलाइलिक ग्रुप कौन से होते हैं? जहां पे अगर मैं नंबरिंग करूं, अल्फा कार्बन से स्टार्ट करूं, 1 2 3, फर्स्ट कार्बन से ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो और सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हो। अगर इस तरह की कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रही है, फॉर एग्जांपल अगर साइक्लिक है एक चेन, ये फर्स्ट कार्बन है जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये सेकंड कार्बन है जिससे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस तरह की अगर अरेंजमेंट है वहां पे तो ये एलाइलिक वहां पर ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरह के अल्कोहल को हम क्या कह रहे हैं? एलाइलिक अल्कोहल कह रहे हैं अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करेंगे इसकी, जो अल्फा कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा यहाँ पर sp3 आएगी। नेक्स्ट आपका विनाइलिक अल्कोहल है। विनाइलिक अल्कोहल जहां पर विनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है? फर्स्ट कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन पर ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और अल्फा कार्बन पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर कंडीशन ये हो, देखिए रिंग में ये फर्स्ट कार्बन से ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और फर्स्ट कार्बन से ही डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम विनाइलिक कहते हैं। और अगर फंक्शनल ग्रुप आपका OH है तो अल्कोहल विनाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। और अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा यहाँ पर sp2 होता है। नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल, जहां पर बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बेंजीन के साथ CH2 प्रेजेंट होता है, और इस CH2 के साथ आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगाते हो तो हम उसको बेंजाइलिक अल्कोहल कह रहे हैं यहाँ पे, अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। हाइब्रिडाइजेशन इस CH2 का चेक करेंगे तो sp3 आएगा।
नेक्स्ट फिनॉल, फिनॉल एरोमेटिक एल्कोहल है। यहाँ पर जो OH होता है वो डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच होता है और OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन का फंक्शनल ग्रुप, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो ये हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की। हम ईथर का भी हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। ईथर में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है ROR। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR। और जो ये ईथर है वो फंक्शनल आइसोमर होता है अल्कोहल का, यानी कि आइसोमर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या फिर ईथर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और दोनों अपने आप में क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर बनाते हैं। तो ईथर में जो डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ी हुई कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। ईथर सिमेट्रिक भी हो सकती है, एसिमेट्रिक या मिक्स्ड भी हो सकती है। सिमेट्रिक अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, या एक तरफ रिंग बनी हुई है एरोमेटिक और एक तरफ नॉर्मल एलिफैटिक चेन बनी हुई है, तो इस तरह के जो ईथर होंगे उनको हम मिक्स्ड ईथर कहते हैं। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नेमिंग। आपको पता है कि अल्कोहल में जो OH होता है उसका सफिक्स ऑल होता है और जो प्रीफिक्स होता है उसको हम हाइड्रोक्सी से शो करते हैं। तो ये मैंने एक आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल में अगर नंबरिंग करें 1 2 3 तो 3 कार्बन की चेन बन रही है, और इस 3 कार्बन की चेन का मतलब यहाँ पर प्रोप आएगा, सिंगल बॉन्ड सारे प्रेजेंट है तो प्रोपेन हो जाएगा। 2 नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रीफिक्स में आएगा, और केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है OH और इसको सफिक्स की तरह यूज करेंगे तो ऑल आएगा। तो ऑल किस पोजीशन पर है, 2 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अगर रिंग के साथ जुड़ा होगा तो जो साइक्लिक रिंग है उसका प्रीफिक्स आ जाएगा साइक्लो, साइक्लोहेक्सेनॉल। एरोमेटिक में ये इसको नाम हम फिनॉल कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम भी है और ये इसका IUPAC एक्सेप्टेड नेम भी है। अच्छा, मैंने अभी आपको ये कहा कि जो अल्कोहल है इसको हम सफिक्स में ऑल नाम से शो करता है, बट अगर ये प्रीफिक्स में आए तो हम इसको हाइड्रोक्सी कहेंगे। प्रीफिक्स में कब आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपाउंड लिखा है मैंने, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। COOH आपको पता है प्रायोरिटी ग्रुप में, जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पर आता है, तो ये सीनियर मोस्ट ग्रुप है, इसका नाम सफिक्स में जाएगा। OH यहाँ पर इंफीरियर ग्रुप है इसीलिए इसका नाम प्रीफिक्स में जाएगा, और हाइड्रोक्सी हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं, ईथर में बेटा अगर दोनों तरफ चेन अगर प्रेजेंट होती हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो छोटी चेन होगी, छोटी चेन के आगे आप ऑक्सी लगाओगे और जो चेन बड़ी होगी वो पेरेंट चेन का काम करेगी, और जैसे आप पेरेंट चेन का नाम लिखते हो वैसे ही नाम लिखोगे। तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये नाम हो गया। अब बात करते हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्कीन से बना सकते हैं हम अल्कोहल को। अगर एल्कील का हम कैटालाइटिक हाइड्रेशन कर दें, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम वाटर को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा, और ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा, यानी कि जो OH नेगेटिव पार्ट है वाटर का, वाटर क्या होता है HOH, कैसे टूटेगा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में, ठीक है। तो जो OH नेगेटिव पार्ट है वो लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन पर आएगा, तो अगर आपने प्रोपीन लिया है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रोपेन 2 ऑल मिलेगा। एक और मेथड है एल्कीन से बनाने का, उसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोबोरेशन क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोबोरेशन, नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर बोरोन यूज करा जाएगा, स्टार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर दो रिएजेंट यूज करते हैं। पहले हम B2H6 के साथ रिएक्शन कराते हैं, वो हाइड्राइड देता है एल्कीन को, और फिर हम H2O2 को बेसिक कंडीशन में यूज करते हैं, वो OH प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर H और OH का ही एडिशन हो रहा है, लेकिन ये जो एडिशन हो रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, इसीलिए यहाँ पर प्रोपेन 2 ऑल ना बनकर प्रोपेन 1 ऑल बनेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल एल्कीन के पार्टिसिपेट करेंगे और आपको 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिलेंगे, जबकि आपने 1 मोल रिएजेंट यूज किया है। इसमें अच्छी यील्ड मिलती है अल्कोहल की, इसीलिए अच्छा मेथड माना जाता है। नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड में आपने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दें, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दें, हम क्या करें, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करें, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट हम एल्डिहाइड और कीटोन से भी बना सकते हैं अल्कोहल को। वहां पर हम क्या करेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप पर
CH3MgBr या फिर कोई भी RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे। देखिए जो CH3MgBr लिया है मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे, है ना, आप किसी के भी साथ करा सकते हैं। तो CH3MgBr क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O पर इसका एडिशन हो जाएगा एंड फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको एल्कोहल मिल जाएगा। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं तो आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है, एसिटल्डिहाइड से आपको 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है, और अगर आपने कीटोन यूज किया है तो वहां पर आपको 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। को हम एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड के रिडक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। एस्टर के रिडक्शन से भी हमें अल्कोहल मिलता है। अगर हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट विच इज यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। NaBH4 हम यूज कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में यूज किया जा सकता है, या फिर हम हाइड्रोजनेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, प्लैटिनम, निकेल या पैलेडियम। इनमें से जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होने की वजह से केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में ही यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की। हम जो अपना अल्कोहल है इसको हम कार्बोहाइड्रेट से भी क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। हम अगर कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि यहाँ पर सुक्रोज लिया हुआ है हमने, इंडस्ट्री में हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर दें, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर दें या इन्वर्जन कर दें इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। फिर इस ग्लूकोज का अगर हम जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन कर दे, बेटा फर्मेंटेशन कर दे, तो हमें क्या मिलता है, इथाइल अल्कोहल मिलता है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। मिथेनॉल को हम एक और स्पेशल रिएक्शन से बना सकते हैं। ये रिएक्शन हाइड्रोजन वाले चैप्टर में थी, जो आपका चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। वाटर गैस क्या होती है, CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस को अगर हम हीट करेंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो हमें मीथेनॉल मिलेगा, और इस मीथेनॉल का नाम वुड स्पिरिट होता है। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ नाम लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं कि अगर 95% इथेनॉल है तो उसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। अगर 100% इथेनॉल है तो उसे हम, क्योंकि पूरी तरह से प्योर है, हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। अगर इथेनॉल के अंदर 5 to 10% मीथेनॉल मिला दिया जाए, पिरिडिन मिला दी जाए उसके कलर को चेंज करने के लिए, एसीटोन मिला दिया जाए उसमें एक स्पेसिफिक स्मेल को देने के लिए, तो जो ये बन जाती है उसको हम कहते हैं मेथाइलेटेड स्पिरिट, जो इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह यूज की जाती है या फिर जो हैंड सैनिटाइजर बनाने में यूज की जाती है। अगर 20% अल्कोहल को 80% गैसोलीन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये पावर अल्कोहल बनता है, जो फ्यूचर कार्स को चलाने के काम आएगा, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो अल्कोहल होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अल्कोहल क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसी वजह से ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी होती है वो चेन के ब्रांचिंग होने से क्या होती है, बढ़ती है। अगर एक नॉर्मल चेन का कंपाउंड है और ये ब्रांच्ड चेन है इसी की ही, है ना, 4 कार्बन की नॉर्मल चेन है, ये 4 कार्बन की ब्रांच चेन है, तो जो ब्रांच वाली जो चेन है वो ज्यादा सॉल्युबल होगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर चेन लेंथ को कंपेयर करें, 4 कार्बन वाली और एक 5 कार्बन वाली चेन है कार्बन की, अल्कोहल है, एक 4 कार्बन वाला अल्कोहल है, एक 5 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो जो कम कार्बन वाला जिसका मोलर मास कम है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे पोलर नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, ये जो अल्काइल पार्ट है ये नॉन पोलर पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, मुश्किल होती जाएगी, वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर अल्कोहल में ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू ईथर, कंपैरेटिव टू हेलोएल्केन, कंपैरेटिव टू एल्केन ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास, कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के हम एल्केन, एल्केन, ईथर और अल्कोहल को कंपेयर करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बॉइलिंग पॉइंट के केस में बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, इसकी वजह से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
लेकिन अगर नॉर्मल चेन का कोई कंपाउंड है और एक इसी 4 कार्बन को ही हमने ब्रांचिंग में अरेंज किया हुआ है, इन दोनों के अगर बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो ब्रांचिंग वाली का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अभी हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज की ही बात कर रहे हैं, फिनॉल की नहीं, इसके बाद फिनॉल की बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम इसकी बॉन्ड को देखें तो ROH, देखिए ROH, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन पर। तो ये जो एल्कोहल होता है इसमें ये यहाँ से भी क्लीवेज हो सकता है, H पॉजिटिव भी दे सकता है ये, साथ में ये OH नेगेटिव भी देता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है। तो देखते हैं अगर H पॉजिटिव देता है तो उसकी कौन कौन सी रिएक्शन होती है। इस वजह से इसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा। ये जो A टाइप की रिएक्शन है वो एल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर की रिएक्शन होती है, लेकिन ये वाटर से वीक एसिड होता है, ये वाटर से वीक होता है। ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, लेकिन ये वीक एसिड होता है, इसीलिए ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसके एसिडिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होता है 1 डिग्री, यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन सेकेंडरी और देन टर्शरी। क्योंकि टर्शरी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है एसिडिक कैरेक्टर के केस में, यानी कि H पॉजिटिव, जहां पर O और H के बीच का जो क्लीवेज होगा, यहाँ क्लीवेज कौन सा पढ़ रहे हैं हम, OH के बीच का जो क्लीवेज है, इस क्लीवेज की वजह से जो रिएक्शन है, पहली रिएक्शन आपने पढ़ी सोडियम के साथ, दूसरी रिएक्शन आप पढ़ रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। हमने ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी ऑर्गेनिक के, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जैसे ही अल्कोहल मिलेगा, जैसे ही वाटर मिलेगा, जैसे ही अमोनिया मिलेगा, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड मिले जो उसको हाइड्रोजन दे तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो R डैश ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद H ऑफ एल्कोहल, इसको H को लेकर एल्केन बना देगा, बाकी कंपाउंड को आप जोड़कर लिख दीजिए। एस्ट्रिफिकेशन, नेक्स्ट रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन, ये भी OH, एल्कोहल के OH लिंकेज की वजह से, क्लीवेज की वजह से ही होती है। एल्कोहल का H और एसिड का OH मिलकर वाटर बना देता है और साथ में आपको एस्टर मिलता है। ये रिएक्शन जो होती है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है। एसिड का ही डेरिवेटिव एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड जब एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी एस्टर बनता है और साथ में HCl निकलता है। ये रिएक्शन लेकिन एसिड की प्रेजेंस में नहीं होती, पिरिडिन बेस की प्रेजेंस में होती है। ये पिरिडिन क्या करता है, इस HCl को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से चलती है और आपको एस्टर मिल जाता है। ये यहाँ पे हमने OH बॉन्ड के क्लीवेज की बात करी। इसके बाद हम देखते हैं कि CO बॉन्ड की क्लीवेज की कौन कौन सी रिएक्शन है। एल्कोहल के अंदर अगर CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है, यानी कि यहाँ से OH निकलता है, तो उसकी कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। HCl के साथ रिएक्शन हो जाती है ZnCl2 की प्रेजेंस में। इस HCl और ZnCl2 को ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं और टेस्ट को ल्यूकास टेस्ट कहते हैं, ये मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो ल्यूकास रिएजेंट या HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो RCl बन जाएगा, मतलब ये OH रिप्लेस हो जाएगा, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और वाटर बाहर निकल जाएगा। ZnCl2 एनहाइड्रस होता है, इस वाटर को न्यूट्रलाइज कर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसी तरह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और SOCl2 के साथ भी रिएक्शन होगी तो OH को रिप्लेस करके Cl आ जाएगा। रिएक्शन हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ी है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्जन्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। यहाँ पर इस रिएक्शन को अच्छा मेथड माना जाता है अगर एल्काइल हैलाइड को आपको प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल। इसके बाद एसिडिक डिहाइड्रेशन अगर पढ़ें तो जो एल्कोहल है अगर हम इसे एसिड के साथ हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। 1 डिग्री एल्कोहल हाई टेम्परेचर पर 443 केल्विन पर H2SO4 के साथ डिहाइड्रेटेड होकर एल्कीन बना देती है। लेकिन वही जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है इसका डिहाइड्रेशन 85% H3PO4 के साथ ही हो जाता है और टर्शरी अल्कोहल में केवल 20% H3PO4, 20% फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ही इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसका कारण क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन होता है 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। रीजन लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है 3 डिग्री में, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है
तो ये क्या कर देते हैं, इस OH का निकलना आसान कर देते हैं, OH जल्दी से रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है, इसीलिए 3 डिग्री में सबसे अच्छा डिहाइड्रेशन होगा, कम कॉन्सेंट्रेटेड वाले एसिड के साथ ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें डिफरेंट ग्रुप ऑब्टेन होते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें, एसिडिक KMnO4, बेसिक KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये इसको एल्डिहाइड पर ही रोक देता है, रिएक्शन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। CrO3 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। अगली रिएक्शन देखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, कॉपर के ऊपर 573 केल्विन पर अगर हम इस अल्कोहल को पास करें तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल होता है उसमें डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, वहां डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन बन जाती है। ये हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन की बात करी, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी। अब हम फिनॉल की प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखिए फिनॉल को प्रिपेयर करना है, फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन पड़ी थी डाउज प्रोसेस, डाउज प्रोसेस से प्रिपेयर कर लेंगे। एक्वस NaOH के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाएगी तो फिनॉल मिल जाएगा। ये एक रिएक्शन और है जहां पर डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर हम वाटर के साथ हल्का सा वार्म करते हैं, हल्का सा शेक करते हैं तो हमें फिनॉल मिल जाता है। अगली रिएक्शन है कि हम एसिड के साथ भी, एसिड डेरिवेटिव ले लें अगर हम फिनॉल का, तो हम उसके साथ भी फिनॉल बना सकते हैं। ये रिएक्शन जो होती है इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर सोडा लाइम प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो हमको फिनॉल मिल जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेंगे, स्टार लगा लेंगे, क्यूमीन से भी हम बना सकते हैं, क्यूमीन से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है फिनॉल को बनाने की। क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ एयर में ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है क्यूमीन का। फिर इस पर एसिड की रिएक्शन कराई जाती है तो फिनॉल मिलता है और एसीटोन मिलता है, एसीटोन एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की। देखिए जो फिनॉल होता है इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है, इसमें से H निकलने के बाद, इसमें से H पॉजिटिव निकलने के बाद ये जो आयन बनता है इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है बेटा, क्या होता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। और इसी वजह से जबकि अल्कोहल में से जो H पॉजिटिव मिलेगा RO नेगेटिव बनेगा जिसको हम एल्कोक्साइड कहते हैं। एल्कोक्साइड रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, उसमें इस तरह का रिजोनेंस देखने को नहीं मिलता जैसा कि फिनॉक्साइड में होता है। इसीलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्वेश्चन आता है व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रिजोनेंस स्टेबलाइज, दिस इज द कीवर्ड। तो एसिडिक कैरेक्टर होने की वजह से ही जो फिनॉल है सोडियम के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस निकालेगा और NaOH के साथ भी ये रिएक्ट करता है, जबकि अल्कोहल केवल सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा था। अल्कोहल है जो ROH है वो क्या था, जो एलिफेटिक अल्कोहल है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिनॉल इज मोर एसिडिक है ना, बीइंग मोर एसिडिक ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। अगर अल्कोहल और फिनॉल का कोई फिजिकल टेस्ट आपको करना है तो आप लिटमस पेपर से कर सकते हैं। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, ये चीज आपको पता है। तो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाता है तो कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मल फिनॉल के कंपैरिजन में जहां NO2 प्रेजेंट है वो सारे के सारे मोर एसिडिक होंगे, लेकिन उनकी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होती है। पैरा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन ऑर्थो एंड देन मेटा, क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। हमने अभी सोडियम और NaOH के साथ रिएक्शन देखी थी जहां पर हमने बात की थी कि ये
सोडियम फिनोलेट बना लेगा। साथ में अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, और NaOH के साथ रिएक्शन कराएगा तो वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। अगर हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दें, रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगी, तो क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा, H की जगह OCO-CH3 लग जाएगा। इसी तरह अगर बेंजोइलेशन करा दिया जाए तो H हट जाएगा और CO-C6H5 लग जाएगा। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एमीन मिलेगा, और जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन मिलती है। ये जो इतनी भी रिएक्शन है, ये यहाँ पर H को रिप्लेस किया गया है, H को हटाया गया है, या फिर पूरे OH ग्रुप को हटाया गया है। अब हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे, हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो रिंग पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इनमें जो पहली रिएक्शन है वो है कि अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दें CH2 की प्रेजेंस में, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, या फिर CHCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमें ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है। हमें क्या मिलता है यहाँ पर, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, सेम हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट हम वाटर ले रहे हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट हम नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोटिक ले रहे हैं। प्रोटिक लेने की वजह से Br 3 जगह पर आ जाएगा और आपको ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फिनॉल होता है ये पोलर ग्रुप होता है। आप याद रखेंगे, जो फिनॉल है वो पोलर ग्रुप है। हाई पोलैरिटी होने की वजह से जैसे ही आपने प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, इसने Br को 3 जगह पे चिपका दिया, 3 जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने Br2 लिया था एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, तो इतनी ज्यादा पोलैरिटी नहीं थी, तो हमें ऑर्थो और पैरा मिला, वेयर पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट। अब देखते हैं HNO3, यानी कि नाइट्रेशन कराएंगे, तो अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलेंगे। ठीक है, इस केस में आपको क्या याद रखना है, जनरली हम कहते हैं कि जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वहां पर क्राउडिंग कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बट इन केस ऑफ नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल में जो ऑर्थो होता है इट इज अ मेजर प्रोडक्ट। उसका रीजन क्या होता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, और इन पैरा में होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो जो पैरा नाइट्रोफिनॉल इट इज मोर वोलेटाइल कंपैरेटिव टू, सॉरी, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है कंपैरेटिव टू पैरा नाइट्रोफिनॉल, और इन दोनों को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन अगर कराएं तो बेटा, क्योंकि फिनॉल पोलर है और आपने HNO3 जो नाइट्रेशन करा रहे हो, जो HNO3 लिया है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, तो 3 जगह NO2 ग्रुप आ जाएगा, तो बन जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर फिनॉल की एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट हम कराएंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करा रहे हैं, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम एल्काइलेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव आपको मिलेंगे जहां पैरा मेजर है। सल्फोनेशन कराएंगे, सल्फोनेशन कराएंगे, सल्फोनेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। रिंग पर H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होगी तो लो टेम्परेचर पर तो आपको ऑर्थो डेरिवेटिव मिलेगा, और हाई टेम्परेचर पर आपको बेटा पैरा डेरिवेटिव मिलता है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फिनॉल की रिएक्शन, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें आपको अलग देखने को मिलती हैं, जैसे कि हेलोजिनेशन 2 तरह का है, नाइट्रेशन 2 तरह का है, सल्फोनेशन में भी लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसी के साथ फिनॉल की कुछ मिसलेनियस और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन है उनकी बात करते हैं। पहली रिएक्शन, अगर हम फिनॉल को रिएक्ट कराएं क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन होती है ये, ठीक है। और इस रिएक्शन में हमें सैलिसिल्डिहाइड मिलता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अगर CHO ऑर्थो पर प्रेजेंट है तभी इसको सैलिसिल्डिहाइड कहेंगे। अगर क्लोरोफॉर्म की जगह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें एक्वस NaOH के साथ, तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। ये रीमन-टीमन का ही दूसरी रिएक्शन है, बी पार्ट है। अगर आप CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो, इस रिएक्शन को कोलबेज रिएक्शन कहते हैं, और इस रिएक्शन में आपको सैलिसिलिक एसिड मिलता है।
क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। अगर इन रिएक्शन को डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको बेटा नेम रिएक्शन के नाम से मैं लिंक डाल दूंगी, वीडियो के एंड में मिल जाएगी। अगर आप इनका मैकेनिज्म भी समझना चाहते हो तो मैकेनिज्म भी चैनल पे पड़ा हुआ है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। तो सैलिसिलिक एसिड जो होता है इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ अ मेडिसिन, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मेडिसिन बनाने के काम आता है जिसको हम कहते हैं एस्प्रिन। सैलिसिलिक एसिड का अगर हम एसिटाइलेशन कर दें तो OH की जगह पर OCOCH3 हो जाता है और हमको क्या मिल जाता है, एस्प्रिन मिल जाती है। ये एस्प्रिन एनाल्जेसिक होती है, एंटीपैरेटिक होती है और ये ब्लड को थिन करने के काम में आती है। अगर इस फिनॉल का हम हाइड्रोजिनेशन कर दें, रिडक्शन कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, साइक्लोफिनॉल नहीं मिलेगा, साइक्लो अल्कोहल मिलेगा, सॉरी साइक्लोहेक्सेनॉल मिलेगा। क्या हो गया यार, साइक्लोहेक्सेनॉल मिलेगा, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ तो आपको डार्क कलर का कंपाउंड मिलता है जिसको हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। इट इज एक्चुअली ए डाइकीटोन, देखो डाइकीटोन मिलता है एक, इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन कहते हैं। इसी के साथ अल्कोहल की एक स्पेशल रिएक्शन होती है ना, फिनॉल की। अगर हम फिनॉल में न्यूट्रल FeCl3 डाल दें तो वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये पहचान भी होती है फिनॉल की, और ये सिर्फ फिनॉल ही ये टेस्ट देता है। तो ये की हमने सारी फिनॉल की रिएक्शंस की बात। अब छोटा सा पोर्शन है ईथर, ईथर को देख लेते हैं। ईथर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो आपका ईथर होता है, पहले हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। ईथर को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इससे बनाएंगे। इसमें अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करेंगे, आर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करेंगे तो ईथर बन जाएगा, ईथर बन जाएगा और साथ में सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ है एक नेसेसरी कंडीशन इस रिएक्शन को करने की कि जो ये अल्काइल हैलाइड होगा इट शुड बी 1 डिग्री। अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा, रिएक्शन वाया SN2 होगी, रिएक्शन वाया SN2 होगी और आराम से आपको ईथर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री के अलावा 2 डिग्री ले लिया या 3 डिग्री ले लिया तो 3 डिग्री में क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करेगी, वो एलिमिनेशन हो जाएगा, वहां पर एल्कीन बन जाएगी, आपको ईथर नहीं मिलेगा। तो अगर विलियमसन ईथर सिंथेसिस आप लिख रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। मैम हमें तो लेकिन टर्शरी वाला, हमें एक तरफ टर्शरी चाहिए चेन में, तो आप क्या करेंगे, जो एल्कोक्साइड ले रहे हैं इसका जो ये R' ले रहे हैं, इट में भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये आप वेरी करा सकते हैं, लेकिन अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री रखेंगे। एक और मेथड होता है ईथर बनाने का, इसमें हमने याद किया था कि अल्कोहल को अगर 443 केल्विन पर H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, एल्कीन बन जाती है। लेकिन अगर 413 केल्विन पर ये रिएक्शन कराई जाए तो हमें यहाँ पर ईथर मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ईथर का अल्कोहल से कम होगा क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, सॉल्युबिलिटी भी कम होगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो ROR है, इसमें जो बॉन्ड होता है, ROR में जो बॉन्ड है वो यहाँ से भी क्लीवेज हो सकती है, यहाँ से भी क्लीवेज हो सकती है। अगर आपने नॉर्मल अमाउंट में रिएजेंट लिया है तो आपको ROH और RX मिलेगा अगर आपने HX के साथ रिएक्शन कराई है। लेकिन अगर आपको वहां एक्सिस लिखा है एरो पर, ध्यान रखेंगे इस बात को, स्टार कर लें, अगर एक्सिस लिखा है तो ये रिएक्शन दोबारा से होगी और ये ROH भी RX में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखेंगे ये भी RX में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको 2 मॉलिक्यूल RX के मिलेंगे। अब ये ROR टूटेगा कैसे, ये डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप के नेचर पर। देखिए यहाँ पर 3 रूल आपको याद रखने हैं। अगर अल्काइल ग्रुप, आपके दोनों जो 2 अल्काइल ग्रुप हैं दोनों सिमिलर हैं तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी रिएक्शन करा सकते हैं, किसी को भी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दो, किसी को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। जब हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, RX के साथ करा रहे हैं, तो किसी के साथ भी अल्कोहल आ जाएगा, सॉरी HX के साथ करा रहे हैं, HX के साथ करा रहे हैं, कोई भी अल्कोहल बना देगा और कोई भी क्या बना देगा, एसिड बना देगा, अल्काइल हैलाइड बना देगा। लेकिन अगर एक छोटा अल्काइल है ग्रुप है और एक बड़ा अल्काइल ग्रुप है तो छोटा अल्काइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड बनाता है, बड़ा बनाता है अल्कोहल, और ये रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म के वाया। ठीक है, क्योंकि SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट है और ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो ग्रुप है वो बल्कि नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसीलिए जो स्मॉल वाला है वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर एक छोटा है और एक बड़ा है
और बड़े में 3 डिग्री है, जो बड़ा वाला है वो 3 डिग्री है, तो बेटा ये जो फिर बड़े वाला है ये एल्काइल हैलाइड बनाएगा और छोटे वाले को अल्कोहल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रिएक्शन होगी वाया SN1 और SN1 में बनता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, वाया कार्बोकेटाइन होगी, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होगा, इसलिए ये रूल फॉलो करेंगे। अगर एरोमेटिक वाला प्रेजेंट है, इस तरह की कोई आपको दिख रहा है फॉर्मूला, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा वो बेटे यहाँ से टूटेगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ी हुई है यहाँ पर आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रिजोनेंस, है ना, ये रिजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से एल्कोहल फिनॉल जो फिनॉल बन जाएगा, एरोमेटिक वाला फिनॉल में कन्वर्ट होगा और साथ में मिलेगा आपको एल्काइल हैलाइड। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? HI सबसे अच्छे से रिएक्ट करता है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आसानी से टूट जाता है, देन HBr, देन HCl। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये एक मिथॉक्सी बेंजीन है और इसका कॉमन नेम एनिसोल है। बहुत सारे बच्चों को इसका नाम नहीं पता होता, तो एग्जाम में जब रिएक्शन पूछता है तो वो नहीं लिख पाते, कोई बड़ी चीज नहीं। एनिसोल इज ए कॉमन नेम ऑफ मिथॉक्सी बेंजीन। नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन अगर इस पर कराया जाएगा तो बिल्कुल वैसे ही नाइट्रेशन कराओगे, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव मिलेगा, वेयर पैरा इज अ स्टेबल, पैरा इज अ मेजर। हेलोजिनेशन कराओगे ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव मिलेगा, पैरा मेजर होगा। सल्फोनेशन कराओगे ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव मिलेगा, पैरा मेजर होगा। इसी तरह अगर इसका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन करा दे तो वो भी ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। यहाँ ये छोड़ दी थी रिएक्शन, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव यहाँ पर भी मिल जाता है। तो जो ये ईथर होता है ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है। तो ये हमने यहाँ तक एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को पूरा सा रिवाइज कर लिया। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। बेटा प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।